हेलो विद्यार्थियों। आज हम मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली पढ़ेंगे। मेंडलवाद अर्थात मेंडल के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो शब्द इस प्रकार से हैं: कारक, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, F1 पीडी, F2 पीडी और संकरण। इन शब्दावली के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के मेंडल के सिद्धांत समझ में आएंगे। सबसे पहला शब्द है कारक। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक, कारक को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। फैक्टर। कारक का अर्थ होता है सजीवों में लक्षणों की वंशागति की इकाइयां कारक कहलाती है। सजीवों में लक्षणों की वंशागति करने वाली यानी जनक से संतानों में लक्षणों को लेकर के जाने वाली इकाइयां कारक कहलाती है। कारक को वंशागति की इकाइयां कहा जाता है। कारक नाम मेंडल द्वारा दिया गया था। कारक को जीन नाम दिया था जॉनसन ने, और वर्तमान में कारक को जीन ही कहा जाता है। सजीवों में कारक जोड़े में होते हैं। कारक सजीवों में जोड़ों में होते हैं, मतलब सिंगल कारक सजीव में नहीं होगा, जोड़े में पेयर में रहेगा। हाँ, जब सजीवों में जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक में जोड़े का केवल एक कारक पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं सजीवों में कारक जोड़े में होते हैं, लेकिन जब उनमें युग्मक बनेंगे तो उन युग्मकों में जोड़े के दोनों कारक में से केवल एक ही कारक आएगा। तो इस प्रकार से हमने कारक की परिभाषा देख ली। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कारकों के प्रकार। कारक दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा प्रभावी कारक। प्रभावी कारक। और दूसरा हो जाएगा अप्रभावी कारक। अंग्रेजी में डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर। प्रभावी कारक का अर्थ है जो कारक F1 पीडी में अपना लक्षण प्रकट करता है उसे कहा जाता है प्रभावी कारक, और जो कारक F1 पीडी में अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता उसे कहा जाता है अप्रभावी कारक। तो प्रभावी कारक का डेफिनेशन इस प्रकार से होगा: जो कारक F1 पीडी में अपना लक्षण प्रकट करता है या हम बोल सकते हैं जो F1 पीडी में अभिव्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है,
उसे कहा जाता है प्रभावी कारक। अप्रभावी कारक ऐसा कारक जो F1PD में अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, प्रकट नहीं करता है। इसको बोल सकते हैं जो F1PD में अभिव्यक्त एक्सप्रेस नहीं होता है वो कहलाता है अप्रभावी कारक। F1PD का अर्थ होता है दो पेरेंट्स में अर्थात दो जनकों में क्रॉस करवाने से जो पीडी जो जनरेशन प्राप्त होगी उसे कहा जाता है F1PD। जैसे मान लीजिए मटर का एक पौधा लंबा, दूसरा पौधा बौना, दोनों में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से जो जनरेशन प्राप्त होगी उसी को कहा जाएगा F1PD। अब बात करते हैं कारकों के संकेत की। तो प्रभावी कारक को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से यानी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर। और अप्रभावी कारक को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे मटर की बात करें तो मटर में तने की ऊंचाई अर्थात हाइट का जो लक्षण है उसके लिए प्रभावी लक्षण होता है लंबा और अप्रभावी होता है बौना। तो लंबेपन का कारक हो जाएगा प्रभावी कारक और बौनेपन का कारक हो जाता है अप्रभावी कारक। तो हम लंबेपन के कारक का संकेत इस प्रकार से देंगे, लंबा चूंकि प्रभावी कारक है, लंबेपन का कारक प्रभावी कारक है यहाँ पर, और प्रभावी कारक के लिए अंग्रेजी का कैपिटल लेटर लिखते हैं। लंबे को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है टॉल, और टॉल का पहला अल्फाबेट होता है टी। तो लंबेपन का कारक हो गया कैपिटल टी। बौना अर्थात बौनेपन का कारक ये हो गया अप्रभावी कारक। तो इसका जो संकेत होगा वो स्मॉल लेटर से लिखना है। तो कैपिटल टी इसका हो गया तो इसका हो जाएगा स्मॉल टी। तो प्रभावी कारक को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से और अप्रभावी कारक को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे मटर में बात करते हैं बीज की, तो बीज का जो आकार है वो गोल भी होता है और झुर्रीदार भी होता है। गोल बीज का कारक होता है प्रभावी और झुर्रीदार बीज का कारक होता है अप्रभावी। यहाँ पर इसका संकेत लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से, उसका लिखा जाएगा स्मॉल लेटर से। गोल को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है राउंड। तो गोल बीज का कारक का संकेत हो जाएगा कैपिटल आर और इसका हो जाएगा स्मॉल आर। बात करते हैं बीज के रंग की, तो मटर के बीज के दो रंग होते हैं, एक तो पीला रंग जो कि प्रभावी होता है और होता है हरा रंग जो कि अप्रभावी होता है। तो पीले बीज का कारक हो गया प्रभावी कारक और हरे बीज का कारक हो गया अप्रभावी कारक। पीले को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है येलो, तो यहाँ पर संकेत आ जाएगा कैपिटल वाई। पीले बीज के कारक को कैपिटल वाई से लिखेंगे, हरे बीज के कारक को स्मॉल वाई से लिखेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने ये समझाया कि प्रभावी कारक अगर है तो उसका संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखना है, और अप्रभावी कारक अगर है तो उसका संकेत अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखना है। तो ये प्रभावी कारक हो गए तो इन्हें बड़े अक्षर से लिखा है, और ये हो गए अप्रभावी कारक तो इन्हें लिखा है छोटे अक्षर से। तो इस प्रकार हमने पहला शब्द कारक जो है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा शब्द है युग्म विकल्पी। यहां पर लिख रहा हूं मैं युग्म विकल्पी, और युग्म विकल्पी को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है एलएल। युग्म विकल्पी का अर्थ होता है
किसी कारक के दो एकांतरित स्वरूप अल्टरनेटिव फॉर्म जो समजात गुणसूत्रों के समान विस्थल सेम लोकस पर स्थित होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है युग्म विकल्पी। कोई कारक है, उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म है जो समजात गुणसूत्रों के समान विस्थल यानी सेम लोकस पर स्थित है, तो वो आपस में कहलाएंगे युग्म विकल्पी। जैसे फॉर एग्जांपल मटर के पौधे में जो तने की ऊंचाई का कारक है, ऊंचाई का कारक, उसके दो एलिल इस प्रकार से हैं, एक तो है बड़ा टी, एक हो जाएगा छोटा टी। तो मटर के पौधे में तने की हाइट को कंट्रोल करने वाले कारक के दो एलिल होते हैं, एक तो बड़ा टी, दूसरा हो गया छोटा टी। तो ये दोनों एक ही कारक के दो एलिल हो गए। ये होते हैं समजात गुणसूत्र के सेम लोकस पर स्थित। इस प्रकार से जैसे ये हमने बना दिया समजात गुणसूत्रों का जोड़ा। तो मान लीजिए कैपिटल टी यहाँ पर है, एक गुणसूत्र पर कैपिटल टी है, तो स्मॉल टी होगा दूसरे गुणसूत्र पर और वो इसके ठीक सामने रहेगा। तो इस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं। तो ये है तो इसके ठीक सामने रहेगा, ऊपर नीचे नहीं रहेगा, तो इसे पढ़ा जाता है सेम लोकस पर स्थित होना। तो अब हम पढ़ेंगे अगला समयुग्मजी। अगली शब्दावली है समयुग्मजी। समयुग्मजी या शुद्ध, अंग्रेजी में बोलेंगे होमोजाइगस। समयुग्मजी का अर्थ हो गया ऐसा जीव जिसमें जोड़े के दोनों कारक समान हो। तो ऐसा जीव जिसमें जोड़े के दोनों कारक समान होते हैं वो कहलाता है समयुग्मजी या शुद्ध। जैसे फॉर एग्जांपल मटर का पौधा इस प्रकार से है, कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जोड़े के दोनों कारक सेम है, जोड़े के दोनों कारक सेम है, तो ये पौधे कहलाएंगे समयुग्मजी या शुद्ध। इस पौधे का नाम इस प्रकार से देंगे, चूंकि यहाँ पर जोड़े के दोनों कारक समान है तो इसे बोला जाएगा समयुग्मजी या शुद्ध भी पढ़ सकते हैं। यह भी लंबेपन का कारक है, यह भी लंबेपन का कारक है, तो पौधा कहलाएगा लंबा। तो ये पौधा हो जाएगा समयुग्मजी लंबा। इस पौधे का नाम, चूंकि दोनों कारक समान है, तो यह हो गया समयुग्मजी। यह भी बौनेपन का कारक है, यह भी बौनेपन का कारक है, पौधा हो जाएगा बौना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया समयुग्मजी का अर्थ क्या हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला शब्द विषमयुग्मजी। अगली शब्दावली है विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी या अशुद्ध, अंग्रेजी में इसे पढ़ा जाएगा हेटेरोजाइगस। ऐसा जीव जिसमें जोड़े के दोनों कारक
असमान होते हैं उस जीव को कहा जाता है विषम युग्मजीव। जैसे मटर के लिए हम देखते हैं एक कारक यदि कैपिटल टी है, दूसरा कारक है स्मॉल टी, दोनों कारक अलग अलग हो गए तो यह पौधा हो जाएगा विषम युग्मजीव या अशुद्ध। यह लंबेपन का कारक है, यह बौनेपन का कारक है। तो जब प्रवाही कारक और अप्रवाही कारक साथ में होते हैं तो अप्रवाही कारक अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है, अपना लक्षण प्रकट करता है प्रभावी कारक। तो पौधा यहाँ पर लंबा कहलाएगा, न कि बौना। तो इस पौधे का नाम दे देंगे विषम युग्मजीव लंबा या अशुद्ध लंबा। अगली शब्दावली यहां पर है लक्षण प्ररूप। लक्षण है प्ररूप, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है फेनोटाइप। लक्षण प्ररूप का अर्थ हो गया किसी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसे कहा जाता है लक्षण प्ररूप। जैसे लंबा, ये लक्षण प्ररूप हो गया। बौना हो गया लक्षण प्ररूप। अब हम अगली शब्दावली को पढ़ेंगे जीन प्ररूप। जीन प्ररूप, जीनोटाइप। जीन प्ररूप का अर्थ होता है किसी लक्षण प्ररूप का जीनी संगठन यानी कारकों का संगठन कहलाता है जीन प्ररूप। जैसे अगर हम लिखें लंबा, तो लंबा होता है लक्षण प्ररूप और इसके जीन प्ररूप हो जाएंगे दो। इसके जीन प्ररूप दो जीन प्ररूप हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा कैपिटल टी, एक हो जाएगा स्मॉल टी। तो ये हो गए जीन प्ररूप। और लंबा पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया लक्षण प्ररूप। इसी तरह से जैसे बौना है, ये हो गया लक्षण प्ररूप और इसका जीन प्ररूप ये हो जाएगा स्मॉल टी। इस प्रकार हमने यहाँ पर जीन प्ररूप शब्द को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे F1PD और F2PD के बारे में। अगला टॉपिक है F1PD, F1 जनरेशन। F का अर्थ यहाँ पर फिलियल। F1 जनरेशन का अर्थ हो गया दो पेरेंट्स में, दो जनकों में संकरण अर्थात क्रॉस कराने से उत्पन्न होने वाली जनरेशन को कहा जाता है F1 जनरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेरेंट्स लिख देता हूँ लंबा और बौना, इनमें करवा रहे हैं क्रॉस पढ़ दो या संकरण पढ़ दो, बात एक ही है। तो क्रॉस कराने से जो जनरेशन आएगी उसे कहा जाएगा F1 जनरेशन। तो दो पेरेंट्स में क्रॉस कराने से उत्पन्न होने वाली जनरेशन को कहा जाता है F1 जनरेशन। अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की, F2PD। अगली शब्दावली F2PD। F2PD का मतलब हो गया ये जो F1 जनरेशन आई है इसमें
स्वपरागण से उत्पन्न होने वाली जनरेशन को कहा जाएगा F2 जनरेशन। इसी तरह से अगर इसमें स्वपरागण हो रहा है तो इसमें स्वपरागण से जो जनरेशन आएगी वो हो जाएगी F3 जनरेशन। तो दो पेरेंट्स में क्रॉस से उत्पन्न होने वाली जनरेशन F1 में स्वपरागण से उत्पन्न होने वाली F2 और F2 में स्वपरागण से उत्पन्न होने वाली F3। अब एक अंतिम शब्द आता है संकरण। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस। संकरण की परिभाषा इस प्रकार से हो गई, आनुवांशिक रूप से भिन्न, आनुवांशिक रूप से भिन्न दो पौधों में क्रॉस कराना, क्रॉस मतलब परपरागण कराना, यह कहलाता है संकरण। और संकरण से जो पौधा उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संकर, हाइब्रिड। तो यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार से है, दो पौधे हैं, अब वो पौधे एक ही प्रजाति के हो सकते हैं या अलग अलग प्रजाति के भी हो सकते हैं, और वो आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न है, अलग अलग आनुवांशिक लक्षण रख रहे हैं। तो आनुवांशिक लक्षण उनके अलग अलग है, उनमें अगर क्रॉस कराया जा रहा है तो उस क्रॉस को बोलेंगे संकरण। संकरण के कई प्रकार होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो होता है जैसे एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक जैसे हो गया द्विसंकर संकरण, और हो गया परीक्षार्थ संकरण, परीक्षार्थ संकरण। तो ये इस प्रकार से संकरण के प्रकार हो गए। सबसे पहला एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का अर्थ हो गया एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए कराया गया संकरण कहलाएगा एक संकर संकरण। जैसे मटर के लंबे और बौने पौधे में अगर क्रॉस कराएं तो यहाँ पर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए क्रॉस कराया जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण है, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए कराया गया संकरण। जैसे मटर के गोल पीले बीज वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे से। तो यहाँ पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए क्रॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्विसंकर संकरण। चलो त्रिसंकर संकरण भी हो जाएगा, तो उसमें तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए कराया गया क्रॉस। अब परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण का मतलब हो गया, यहाँ पर अलग से लिख देता हूं मैं, परीक्षार्थ संकरण मतलब हो गया परीक्षार्थ संकरण बराबर F1 संकर क्रॉस अप्रभावी जनक। F1 संकर पौधे का अप्रभावी जनक के साथ में कराया गया क्रॉस कहलाता है परीक्षार्थ संकरण। तो ये जितने भी संकरण हैं इनको हम इस चैप्टर में आगे डिटेल से पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार हमने मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली पढ़ ली, और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एक संकर संकरण।